बनारस सुनने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने युद्ध और विद्यालय नहीं सुनी है तो प्लीज़ गो बैक और मेरी कहानियाँ युद्ध और विद्यालय सुनिए, क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए उन कहानियों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पर जो दो स्टोरीज आपको इस टाइम दिख रही हैं, प्लीज़ उन स्टोरीज को जाकर ज़रूर सुनिएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं मेरे पेट्रन्स बीस्ट और यश सिन्हा का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके मंथली मेंबरशिप डोनेशन से मुझ जैसे एक छोटे से क्रिएटर को सपोर्ट किया है। एंड सेकेंडली, आदित्य को मेरे दिल से थैंक्स। आदित्य प्रो बोनो मेरे यूट्यूब चैनल्स के थंबनेल्स को डिज़ाइन कर रहा है। इट्स अ ग्रेट हेल्प एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू बडी। अगर आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगे या फिर मेरी लिखी दूसरी कहानियाँ और पिछली वेब सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर अ डोनेशन। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन को क्लिक करके एक छोटा सा अमाउंट एज अ मंथली डोनेशन दे सकते हैं, या फिर एक वन टाइम डोनेशन इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई आईडी पर कर सकते हैं। इन कहानियों को लिखने, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में मैं अपनी जान डाल देता हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जितना जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया ला पाऊँ। आपका डोनेशन विल हेल्प मी कीप भय ओरिजिनल्स अलाइव, तो कंसिडर ज्वाइनिंग माई यूट्यूब चैनल मेंबरशिप फॉर अ मंथली डोनेशन और अ वन टाइम डोनेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई आईडी पर। प्लीज, इट रियली हेल्प्स। थैंक यू एंड लव यू ऑल। दादी नानी के पिटारे से चुराकर कुछ कहानियां लाया हूं। राजा रानी और परियों के परे जो दुनिया है उसमें बसी कुछ अंधेरी रातों की कहानी। मैं हूं अंकित बोस और यह है भय ओरिजिनल्स, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ दिल को दहला देने वाली ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज। कहानियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, मैं कुछ पन्ने पलटता हूं और आपको सुनाता हूं भय से भरी हुई एक दास्तान। आज हम आए हैं बनारस के घाटों पर। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होती है या उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मैं हूँ शौर्य, कैमरामैन संजय के साथ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुछ अनकही कहानियों में, जहाँ हर हफ्ते हम निकलते हैं कुछ ऐसी जगहों की तलाश में जहाँ के किस्से और कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां ला पाएं। शौर्य और कैमरामैन संजय दोनों सामने जलती सैकड़ों चिताओं में से एक की तरफ बढ़े। संजय, वो सामने जलती चिता पर जूम कर। मुझे लगा वो चिता हिल रही है। कहाँ? नहीं तो थोड़ा जूम कर। पूरा जूम कर लिया है भाई, तुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े और चिता से करीब 5 फीट की दूरी पर खड़े अपने कैमरा में से उस जलते हुए शव की फुटेज को रिकॉर्ड करने लगे। आप में से कोई सामने आए, कपाल क्रिया का वक्त हो गया है। मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने वहां मौजूद रिश्तेदारों से कहा। संजय, इसका क्लोजअप लेना ध्यान से, यूट्यूब का क्लिकबेट शॉट हो गई है। शौर्य के कहने पर संजय ने उस जलते शव के शीश की ओर कैमरा जूम किया। रिश्तेदारों में मौजूद एक व्यक्ति कपाल क्रिया करने के लिए डोम के साथ हाथ में एक लंबी बांस लिए आगे बढ़ा। संजय भाग! वो दोनों तेजी से वहां से भागे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। शौर्य भाई वहां उस तरफ। संजय ने घाट के करीब बने एक 2 मंजिला घर की छत की ओर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी की ओर इशारा किया। वो दोनों भागते भागते किसी तरह उस सीढ़ी पर पहुंचे और तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। उनके ठीक पीछे कोई चीज बहुत तेजी से उन्हीं सीढ़ियों से होकर उनकी ओर बढ़ रही थी। संजय, जल्दी सीढ़ी फेंक! सीढ़ी की दीवार से दूर होते ही आग में झुलसता एक शरीर चीखते हुए नीचे जमीन पर गिरा। अपनी सांसों को किसी तरह थामते हुए जब वो दोनों छत की बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़े तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उस घाट से लेकर मणिकर्णिका और बाकी के सारे घाटों पर मानो प्रलय आ चुका था। हर तरफ सिर्फ आग, चीखें और मौत का तांडव था। बनारस को अचानक से ये क्या हो गया था? पांच दिन पहले। ओह, ये फ्लैट है कि पनौती? कभी यहाँ से लीकेज, कभी वहाँ से।
ऊपर से मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी शुरू हो जाती है। शौर्य अपने छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़े उससे 5 फीट की दूरी पर मौजूद खिड़की से बाहर टपकते बारिश की बूंदों को देख रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर खिड़की से नीचे झांका तो उसकी 5 मंजिला इमारत के नीचे से सड़क पर दौड़ती एक लंबी काली BMW गाड़ी गुजरी। सड़क पर मौजूद गड्ढे में जमे पानी पर से जब उस गाड़ी के पहिए गुजरे तो तेज पानी के छींटे उड़ते हुए पास ही खड़े रगड़ा पैटिस का ठेला लगाते एक शख्स के कपड़ों पर जा गिरे। रगड़ा पैटिस वाला हवा में तेज तेज हाथ घुमाते हुए चिल्ला रहा था। उस गाड़ी वाले को गालियां दे रहा था शायद, लेकिन वो गाड़ी तेज रफ्तार पर हवा से बातें करते हुए वहां से ऐसे गुजर गई जैसे कि उस रगड़ा पैटिस बेचने वाले का कोई वजूद ही नहीं। उसे देखकर शौर्य के मन में बस एक ही बात का ख्याल आया, इस दुनिया में साले गरीब की कोई औकात ही नहीं है। ये साले पैसे वाले गरीबों को अपने पैरों की धूल भी नहीं समझते। शौर्य खुद मध्य प्रदेश के गर्भ में बसे परवानी जिले के एक छोटे से गांव मताली से था। गरीबी, बेरोजगारी और जिंदगी की जद्दोजहद को बहुत करीब से जिया था उसने। आज से 3 साल पहले वो अपना गांव छोड़कर यहाँ मुंबई चले आया था जिंदगी में कुछ बनने। उसका बस एक ही सपना था कि गरीब पैदा ज़रूर हुआ था, लेकिन उसको गरीब बनना नहीं था। फिल्मों में छोटे मोटे एक्स्ट्रा के रोल करके उसका खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल पाता था। इसीलिए उसने 2 साल पहले यूट्यूब पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपना खुद का एक चैनल स्टार्ट किया, कुछ अनकही कहानियाँ। यहाँ वहाँ घूमकर वो हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहरों में छुपे हुए ऐसी कहानियाँ ढूंढ कर लाता था जो पूरे यूट्यूब पर किसी और चैनल पर नहीं थे। लेकिन फिर भी चैनल की ग्रोथ उस स्तर पर नहीं हो पा रही थी जिसका वो सही मायनों में हकदार था। उसे तलाश थी एक ऐसी कहानी की जो उसे रातों रात यूट्यूब के सबसे नामी गिरामी यूट्यूबर्स की श्रेणी में पहुंचा दे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही थी। दरवाजे की घंटी बजी तो शौर्य अपने ख्यालों से बाहर आया। और क्या हालचाल? मिसल पाव लेकर आया हूं। दरवाजे पर उसका दोस्त और साथी संजय खड़ा था। वो भी उसी के गांव का था। दोनों साथ में ही मुंबई आए थे और फ्लैट शेयर करते थे। संजय को फिल्मों में बड़ा सिनेमेटोग्राफर बनना था, इसीलिए वो असिस्टेंट के रूप में बड़े सिनेमेटोग्राफर्स को असिस्ट करता था और बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और साथ ही कुछ नया सीखने का मौका भी। वो और शौर्य दोनों ही यूट्यूब चैनल साथ में चलाते थे। क्या हुआ? इतना सड़ा हुआ मुंह लेकर क्यों बैठा है? कोई मर गया क्या? हाँ, हमारी फूटी किस्मत। किस्मत फूटी नहीं है दोस्त, बस कहानी नहीं मिल रही थी। अब की बार ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि यूट्यूब तो क्या, OTT प्लेटफॉर्म्स भी हमारी डॉक्यूमेंट्री के पीछे दौड़ेंगे, तू देख। अच्छा, यही बात बोलकर तो पिछले 2 सालों से हम अपना मन बहला रहे हैं। यहाँ साला यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी बनाई कहानियों को नहीं पूछता है, और OTT क्या बात करता है यार। ये बोलते हुए शौर्य किचन की तरफ जाने लगा। बनारस, अगली कहानी बनारस में है। संजय की बात सुनकर शौर्य चलते चलते रुक गया और हल्का सा पीछे मुड़कर उसको देखा। तुझे पता है ना, मैं उस शहर में नहीं जाऊंगा। भाई, उस बात को आज पूरे 15 साल बीत चुके हैं। कम से कम अब तो सच्चाई का सामना कर। बात सच्चाई की नहीं है, उन यादों की है जो आज भी मेरा पीछा कर रही हैं। ये कहकर शौर्य सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। शायद अतीत की कोई बात एक बार फिर से उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। भाई, हमारी मानो तो शाम को गंगा मैया के घाट पर चलते हैं। सुबह से लॉज के कमरे में बैठे बैठे पका गए हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है यार, शाम को गंगा आरती देखते हैं। शौर्य और उसका बचपन का दोस्त अमृत सालों बाद अपने गांव से बाहर घूमने निकले थे। महीनों से पाई पाई जोड़कर बनारस घूमने का सपना पूरा हुआ था उन दोनों का। बस में धक्के खाकर मताली से इंदौर और फिर शिप्रा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में 26 घंटों तक भीड़ और गर्मी में पिसते हुए वो आज सुबह ही बनारस पहुंचे थे। गांव से इतनी दूर वो दोनों पहली बार आए थे और बनारस की गलियां और सुंदरता देखकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। आज तक भव्य गंगा आरती के बारे में उन्होंने सिर्फ माँ बापू से सुना ही था, और पड़ोसी के घर पर लगे टीवी पर जब उन्होंने पहली बार गंगा आरती की झलकी देखी तो उसी पल उन दोनों ने बनारस आने का मन बना लिया था। बहरहाल लॉज के नीचे बने हलवाई की दुकान पर जाकर कचौड़ी सब्जी खाने के बाद वो दोनों सो गए।
शाम को उन दोनों को गंगा आरती देखने जाना था। वो पल जिसका उन्हें सालों से इंतजार था, बस कुछ ही घंटों दूर था। ओए, कहाँ खो गया? संजय ने शौर्य के कंधों पर हाथ रखकर उसे उसके ख्यालों से बाहर लाया। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। अमृत, हाँ, तू एक बार उसके माँ बापू से मिलकर अपना दिल हल्का क्यों नहीं कर लेता? और क्या कहूं कि मेरी वजह से उन्होंने अपना बेटा खो दिया। देख, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अब नियति को यही मंजूर था तो उसमें तेरी क्या गलती? मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर कभी ना कभी तो तुझे सच्चाई को मानना पड़ेगा ना मेरे भाई। भूल मत, अमृत मेरा भी दोस्त था। संजय ने यह बोलते हुए टेबल पर 2 खाने की प्लेट्स रखी और पार्सल में से मिसल पाव निकालकर उनमें परोसा। चल खा ले। शौर्य, शौर्य, आजा। पर तू तो मर गया हूं ना। पर तेरे मन में तो हूं। उस दिन अगर तू मुझे अकेला नहीं छोड़ता तो मैं आज भी तेरे और संजय के साथ यही होता। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। अमृत बिस्तर के बगल में खड़ा शौर्य को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। अमृत ऊपर से नीचे तक पूरा खून में सना हुआ था। उसके शरीर से टपकता गर्म खून जब जमीन को छूता तो उससे उठती एक अजीब सी महक से पूरा कमरा नहा जाता। वही जानी पहचानी मौत की गंध। किसी के मरने के कुछ घंटों बाद उसके शरीर से उठती वो बहीनी भीनी सी महक किसी का भी जी मचलाने के लिए काफी है। पर सड़ता हुआ खून जब उस गंध को अपने अंदर समाये जमीन पर टपकता है तो गलते हुए शरीर में मौजूद दूसरे द्रव उसमें घुलकर उस गंध को असहनीय बना देते हैं। इस वक्त पूरा कमरा उसी गंध में नहाया हुआ था। शौर्य बिस्तर से उठा और अमृत के पीछे पीछे जाने लगा। शौर्य को देखकर लगता था जैसे उसके शरीर पर मानो किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो बिना किसी हाव भाव के बस अमृत के पीछे चले जा रहा था। इस खिड़की से बाहर कूदते ही तू अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाएगा। आजा। शौर्य चलते चलते खिड़की के पास पहुंचा और बिना हिचके खिड़की पर चढ़कर बैठ गया। नीचे सड़क पर चलती गाड़ियां और लोग इतनी ऊंचाई से कितने छोटे से नजर आते हैं। बस यही सोचते हुए शौर्य नीचे कूद गया। घड़ी के अलार्म की आवाज से जब शौर्य की नींद टूटी तो उसका पूरा शरीर पसीने में नहाया हुआ था। उसकी चीख सुनकर संजय भी दौड़ा दौड़ा वहां आ गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूं। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। फिर से वही सपना देखा ना तूने? संजय ने शौर्य को देखा तो शौर्य बस उसे देखता रहा। देख, अगर तुझे इन सब से आजाद होना है तो तुझे बनारस चलना ही पड़ेगा। जहां से ये सब शुरू हुआ था ये वहीं जाकर खत्म होगा। ना मत कहना, तेरे और अमृत की कहानी का अंत और हमारी अगली कहानी की शुरुआत दोनों वहीं जाकर पूरे होंगे। संजय की बात सुनकर शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद संजय सही कह रहा था। कभी कभी कुछ हादसे हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते और उनसे लड़ने और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम उन हादसों और डरों का सामना करें ताकि एक पुराने अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत हो सके। अंदर ही अंदर शायद शौर्य भी इस बात को समझ चुका था। 15 साल पहले हुए उस घटना का सामना करने का वक्त अब आ चुका था।